हे एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ जेनेटिक्स। आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो है हमारी पार्ट 2 और इसमें हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बेसिकली समझेंगे कंप्लीटली, विच इज़ अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इससे पहले हम लोग जो वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में समझा वो हमारा था पीस एक्सपेरिमेंट, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया वो हम लोगों ने समझा था। टेस्ट क्रॉस एक्सपेरिमेंट, जो टेस्ट क्रॉस था उसके बारे में समझा। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या होते हैं हम लोगों ने वो पढ़ा, एंड एलेलिक पेयर्स क्या होते हैं वो पढ़ा। हम लोगों ने डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने चार्ट की हेल्प से डोमिनेंस कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश की। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो हम लोगों ने समझा था लास्ट वीडियो में। और अब जो है बेसिकली हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समझेंगे, जो कि मेंडल द्वारा दिए गए। बेसिकली मेंडल ने जो अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन थी, अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे उसको एक इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए उसने हम लोगों को दो लॉज दिए, उनके द्वारा दिए गए। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड अनदर वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेसिकली उनका कारण यही था कि उनकी जो स्टडीज हैं बेसिकली इजीली अवेलेबल हो, मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन, पूरे एक्सपेरिमेंट्स की जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनको दो लॉज में कन्वर्ट कर दिया, विच इज अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड अनदर वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इकट्ठे इनको हम लोग कहें तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनता है। बेसिकली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के आगे मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग समझेंगे, और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस के भी हैं, बट वो आगे हम लोग इसी चैप्टर में आगे समझेंगे। The first one is, let us move to our next first law, which is law of dominance. Law of dominance के बारे में समझते हैं। The very first point, which is characters are controlled by discrete units. Characters are controlled by discrete unit called factors. Okay, तो पहला कहता है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो पहला पॉइंट है वो है कि जो कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं उनको जो डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा उन्हें कहा जाता है फैक्टर्स, और आज हम लोग उनको क्या कहते हैं, जीन्स। ठीक है। द अनदर पॉइंट इज फैक्टर्स आकर इन पेयर्स। जो फैक्टर्स हैं पेयर्स में होते हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं पहले। एलेलिक पेयर्स में होते हैं, एलेलिक पेयर्स जैसे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, इस तरह से वो जो है फैक्टर्स जो है पेयर्स में मतलब अकर्स होते हैं। एंड द अनदर वन इज इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। जब हम हेटेरोजाइगट की बात करें, हेटेरोजाइगट पेयर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एक डोमिनेंट है वो मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रिसेसिव को छुपा देता है या कंट्रोल अप कर लेता है। और इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन डोमिनेट्स द अनदर व्हिच इज रिसेसिव। जो एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में एक जो है वो डोमिनेंट होता है और जो अनदर वन जो है वो रिसेसिव होता है। हेटेरोजाइगट की टर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट का कैरेक्टर था लास्ट वीडियो में, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये उसी का एग्जाम्पल है। और अनदर जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको पता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर शोन अप किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, एंड लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट लॉ। बेसिकली जो अभी आपको मैं समझा रही हूँ बहुत इजी है। ये जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू होगा वो होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस में, इन विच वी विल लर्न अबाउट लिंकेज एंड कॉम्बिनेशन एंड कोडोमिनेंस। वहाँ से बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ आपको बस इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके, तो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली जो ये वाला लॉ है वो उस फैक्ट के ऊपर डिपेंड है कि जो अलील्स है वो हमारे वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। मतलब कि हम लोगों ने देखा था F1 जनरेशन में वन कैरेक्टर शोन अप था, F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स शोन थे, बट लेकिन इंटर बिटवीन कैरेक्टर शो नहीं था। इंटर बिटवीन कैरेक्टर का मेरा बेसिकली मतलब यही है कि सपोज अगर मैं हाइट कैरेक्टर शो ले रही हूँ तो दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो जो लेंथ पर्टिकुलर है या तो वो टॉल, एक जो पेरेंट है हमारा टॉल उसकी लेंथ होगी या फिर ड्वार्फ पेरेंट की लेंथ होगी, बट जो इंटर बिटवीन हाइट है वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है, ना F2 जनरेशन में ना F1 जनरेशन में। उसी के ऊपर हमारा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो डिपेंड है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो पेरेंट है, सपोज एक होमोजाइगट पेरेंट है, वो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो है गैमेट्स ये ऐसे सेग्रीगेट होता है, सेपरेट होते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर आगे जो F1 प्रोजेनी फिर F2 प्रोजेनी हमारी बनती है। ठीक है, तो जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस में जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एज इन दिस
ठीक है। और हेटेरोजाइगस में डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, जैसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। उससे क्या होता है बेसिकली 50-50% चांसेस है या तो जो आगे प्रोजेनी आने वाली है या तो वो क्या नाम है टॉल प्लांट हो सकते हैं या फिर वो ड्वार्फ प्लांट के कैरेक्टर्स ले सकती है। वो डिपेंड करता है। 50-50% चांसेस फिनोमेना मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, एग्जैक्ट वही टॉपिक है, बट इसमें अभी आपको ये इतना वो करने की जरूरत नहीं है, बस जो इसमें नोट्स में लिखा है दैट इज इनफ। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड अनदर वन इज को डोमिनेंस। अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ओके, तो अब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दो जो डिवाइड्स में हो गया, एक हमारा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अनदर वन इज को डोमिनेंस। तो इसमें अब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पहले हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि ब्लेंडिंग शोन अप नहीं होती है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अब हम लोग जब देखेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो बेसिक फिनोमेना है वो यही है कि जो ब्लेंडिंग है वो F1 जनरेशन में ही हमें दिख जाती है, ठीक है। और को डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें, को डोमिनेंस में हम लोगों ने वैसे कंप्लीट डोमिनेंस में ये पढ़ा कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट जो है वो शो होता है, उसके कैरेक्टर्स शो होते हैं। लेकिन को डोमिनेंस में अब हम लोग जो पढ़ेंगे, को डोमिनेंस की बात है कि को मतलब को मीन्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि जो हमारा पेरेंट एक वो फर्स्ट पेरेंट है मेल पेरेंट वो भी, और जो फीमेल पेरेंट है उसके भी जो कैरेक्टर्स है दोनों के मतलब शोन अप करेंगे। बेसिकली इस तरह का एग्जाम्पल नहीं है इसमें, बट को डोमिनेंस का जो एक एग्जाम्पल सिखाया गया है, वो बताया गया है, वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के तौर पे बताया गया है। मैं आपको वैसे समझाने के मेल एंड फीमेल का एग्जाम्पल दे रही थी। और अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ब्लेंडिंग ओवरकम्स ऑन दी F1 जनरेशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अब क्या है कि पहले हम लोगों ने कंप्लीट डोमिनेंस से पढ़ा कि F1 जनरेशन में या फिर F2 जनरेशन में ब्लेंडिंग नहीं होती है, इंटर बिटवीन हाइट नहीं आती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लेंडिंग जो है वो आना शुरू हो गई फर्स्ट जनरेशन में। इसका एग्जाम्पल जो है बहुत बेहतर उससे समझाया गया है डॉग फ्लावर के कलर के हिसाब से। डॉग फ्लावर जो है वो रेड कलर में भी होता है और वाइट फ्लावर के कलर्स भी होते हैं इसके। तो इसमें जो फर्स्ट पेरेंट है वो हमारा यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है रेड एंड व्हाइट फ्लावर। सपोज मैंने ये होमोजाइगस रेड ले लिया एंड होमोजाइगस रिसेसिव व्हाइट फ्लावर ले लिया। तो प्रोजेनी जो है इसकी F1 प्रोजेनी बनी, जब मैंने इनको क्रॉस पॉलिनेट करवाया तो क्रॉस पॉलिनेट के दौरान जो मेरे पास F1 प्रोजेनी आई वो मेरी हेटेरोजाइगस ये वाली आई, ठीक है, RR स्मॉल r कैपिटल R। और इसका जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर था, जो रिजल्टेंट कलर था वो क्या आया मेरे पास, पिंक कलर। तो F1 प्रोजेनी मेरी क्या हो गई, पिंक इन कलर विच इज इन इंटर बिटवीन कलर। तो मतलब क्या बना, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग F1 जनरेशन में मुझे शो हो गई। ये मेरा एग्जाम्पल किसका हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। और अगर मैं F2 प्रोजेनी में देखती हूँ, अब मेरे को ये था कि हमारा जो क्या नाम है मेंडल ने देखा कि F1 प्रोजेनी में चलो ब्लेंडिंग शो हो गई, क्या F2 प्रोजेनी में भी शो होती है। तो F2 प्रोजेनी की अगर देखा गया तो उन्होंने क्या किया, F1 प्रोजेनी को दोबारा सेल्फ पॉलिनेट करवाया। F1 प्रोजेनी के यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स, यहाँ पे इनको जब किया गया तो देखा उनके पास जो रेशियो आई, फिनोटाइपिक रेशियो वो और जीनोटाइपिक रेशियो वो सेम आई, दैट इज 1:2:1। जीनोटाइप में अगर हम लोग देखें तो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस में 1 है, हेटेरोजाइगस में 2 एंड होमोजाइगस रिसेसिव में 1। दिस इज आवर जीनोटाइपिक रेशियो। अगर हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, फिजिकल स्ट्रक्चर में भी क्या हुआ, जो हमारे पास रेड है, रेड हमारे पास 1 आया, और ये हमारे पास पिंक जो है वो कितना है 2, एंड व्हाइट फ्लावर्स हमारे पास कैसे आए 1। तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला मैंने गलत लिखा है, ये रॉन्ग है, ठीक है, इसको मत प्लीज कॉपी कीजिएगा। तो बेसिकली जो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो हमारी कैसी हो गई 1:2:1। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो कहा गया था अभी थोड़ी देर पहले कि ब्लेंडिंग ओवरकम नहीं होती है, शो नहीं करती है, वो बिल्कुल गलत होगी स्टेटमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली दो तरह का होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग F1 जनरेशन में ही हमें देखने को मिल जाती है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा डॉग फ्लावर के कलर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोडोमिनेंस के बारे में। इससे आपको कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की मैं बात करूँ, बेसिकली आपको सिर्फ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी इंपॉर्टेंट है, और ये पता होना चाहिए जैसे डॉग फ्लावर को स्नैपड्रैगन भी कहा जाता है और एंट्रीम स्नैपड्रैगन भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है।
और इसके अलावा और कुछ नहीं आता। ब्लेंडिंग जो है F1 जनरेशन में होती है कि नहीं, ये मतलब असर्जन या रीजंस के तौर पे अगर आ सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बस ये जो इसमें बताई गई वो इनफ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोडोमिनेंस की तरफ। ओके, तो कोडोमिनेंस से पहले इसके एक जो डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है उसकी एक्सप्लेन मैं आपको कर देती हूँ कि किस तरह से। बेसिकली मैंने इसे पूरा लिखा नहीं हुआ पॉइंट्स के फॉर्म में, बट आई विल रेफर द एनसीईआरटी। आप पेज नंबर 76 में आप ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको लाइन टू लाइन एक बार समझा देती हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई आर सम alleles dominant and some recessive. To tackle these questions, we must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contains information to express a particular trait. In a diploid organism, there are 2 copies of each gene. Okay, पहले कहते हैं कि बेसिकली डोमिनेंस है क्या, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है कि कुछ जो है क्या कहते हैं, जो कुछ जीन्स हैं वो बेसिकली डोमिनेंट है, कुछ हमारे रिसेसिव हैं। इस क्वेश्चन को मतलब समझने के लिए हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि जो जीन है वो क्या काम करता है, जीन का काम क्या है। और बेसिकली ये हम लोग ये जानते हैं कि जो एवरी जीन, जो कोई भी जीन है उसके पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, एक पर्टिकुलर ट्रेट की, जिसको उसको आगे प्रोसीड करवाना होता है, ठीक है। तो वो जो जीन है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट की इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उस जीन के बेसिकली 2 पेयर मतलब 2 कॉपीज होती है, मतलब एज अ पेयर ऑफ अलील्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एज अ पेयर ऑफ अलील्स कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में कंटेन होते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका एक डायग्राम समझा देती हूँ। सी दिस वन, बेसिकली लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में समझाया गया, बट मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ये हमारा एक सपोज क्रोमोजोम है, ठीक है। क्रोमोजोम में ये जो हमारे हैं जीन्स, ठीक है, ये हमारा एक पेयर एलेलिक पेयर, ये हमारा पूरा एक एलेलिक पेयर है, ठीक है। ये मतलब 2 कॉपीज हो गई एक पर्टिकुलर जीन की, सेम एज इसमें नहीं है लाइक दिस। ये जो यहाँ पे कहा गया है 2 कॉपीज होती हैं जीन की, तो ये है, ठीक है। ये हमारा क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम में ये एक 1 एंड अनदर 1, 2 कॉपीज हो गई एक पर्टिकुलर जीन की, और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में वो कैरी होते हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो जीन का आपको समझ में आया किस तरह से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जीन किस तरह से काम करता है, उसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी अभी। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज अलील्स। जो अलील्स हैं हमारे वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया ए बी ऐसे करके लिखा हुआ था ना, तो वो होमोजाइगस थे हमारे। और अगर कैपिटल ए स्मॉल बी होता तो वो हमारा हेटेरोजाइगस होता, ठीक है। तो अब कहते हैं कि जो अलील्स हैं बेसिकली इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंटेन 2 कॉपीज। जो बेसिकली अलील्स जो हैं वो 2 कॉपीज कंटेन करते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ये आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपको मतलब पता होगा कि किस तरह से मतलब जो एक मियोसिस होती है, मियोसिस से फिर मतलब क्या नाम है 4 कॉपीज किस तरह से जनरेट होती हैं। बेसिकली ये आगे आपको और बेहतर समझ में आएगा, अभी इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। इसका बेसिकली जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको एक एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन के हिसाब से समझाती हूँ कि जो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है वो किस तरह से काम करता है, जिसकी वजह से आपको डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो जीन जो बेसिकली है, हमने सपोज एक जीन लिया, एक कैपिटल आर एंड एक स्मॉल आर, हेटेरोजाइगस जीन लिया हमने। जो कैपिटल आर है वो अनमॉडिफाइड अलील है हमारा, ठीक है। जो कैपिटल आर है वो हमारा क्या है, अनमॉडिफाइड अलील, एंड रिसेसिव वन इज मॉडिफाइड अलील, ठीक है। और जो अनमॉडिफाइड अलील है वो हमारा नॉर्मल अलील की तरह काम कर रहा है, विच इज आर डोमिनेंट वन, ठीक है। अनमॉडिफाइड अलील जो है हमारा नॉर्मल अलील है, जो कि प्रोड्यूस करता है नॉर्मल एंजाइम, produces normal enzyme that is needed for the transformation of substrate S। मतलब कि जो unmodified allele है जिसको हम लोगों ने अभी तक modified नहीं किया है, वो क्या काम करता है, वो basically normal enzyme produce करता है जो कि substrate किसी भी particular substrate S की formation में, transformation में काम आता है। तो अब ये हमारा unmodified allele का हो गया। अब जो modified allele है, जो हमारा रिसेसिव वन है, उसका क्या काम है, बेसिकली अगर हम उस मॉडिफाइड अलील की बात करें तो उसमें 3 कॉन्सेप्ट है। आइदर इट कैन वर्क एज नॉर्मल और लेस सफिशिएंट एंजाइम, या तो वो नॉर्मल या लेस सफिशिएंट एंजाइम की तरह काम करेगा। दूसरा, या तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम की तरह काम कर सकता है। तीसरा, या फिर नो एंजाइम एट ऑल, या तो वो एंजाइम की तरह काम करेगा या फिर नहीं करेगा, बिल्कुल ही मतलब एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसका बेसिकली पैरा से आपको मैं समझाऊंगी। पेज नंबर 77 में फर्स्ट पैरा जो है
दिस वन, इसमें से आपको समझाती हूँ। कहता है इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो फर्स्ट केस में कि जो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम है मॉडिफाइड अलील प्रोड्यूस करेगा, तो ठीक है। तो ये इसमें क्या हो गया, कहता है कि इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील। जो हमारा अनमॉडिफाइड अलील था, जो डोमिनेंट वन था, वो भी कैसा कर रहा था कि वो सबस्ट्रेट एस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। तो इसी तरह से जो मॉडिफाइड अलील का जो फर्स्ट केस है उसमें जो है वो नॉर्मल एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो किसके इक्वल हो गया, अनमॉडिफाइड अलील की तरह, कि वो उसकी तरह काम करे। दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइपिक ट्रेट दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, जो कि वो सेम फिनोटाइपिक ट्रेट उसी तरह का मतलब प्रोड्यूस करेगा जिस तरह से जो अनमॉडिफाइड अलील प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में काम आएगा सबस्ट्रेट एस की। ठीक है, सच इक्विवेलेंट अलील पेयर्स आर वेरी कॉमन। जो बेसिकली इस तरह के जो अलीलिक पेयर्स है वो बहुत ही कॉमन होते हैं। बट अब जो सेकंड केस की हम लोग इसमें बात करें, जिसमें कहा गया नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, ये कहा गया था ना अभी कि इट विल प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम। सेकंड केस हमारा मॉडिफाइड अलील का। तो इसमें कहता है कि बट इफ द अलील प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करता है या एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, तो उससे क्या होगा, जो एंजाइम बेसिकली फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर है वो अफेक्टेड हो जाएगा। अगर वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा तो जो हमारा सबस्ट्रेट एस है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर तो हमारा अफेक्टेड हो ही गया। ठीक है, तो द फिनोटाइपिक जो ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन ऑफ द अनमॉडिफाइड अलील। इसमें क्या होगा, फिर जो फिनोटाइपिक ट्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड रहेगा, डोमिनेंट वन पे, मतलब कि अनमॉडिफाइड अलील पे, जो हमारा डोमिनेंट वन था। द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग अलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट अलील, क्योंकि जो काम जो है वो सिर्फ डोमिनेंट वन अनमॉडिफाइड अलील ही काम कर रहा है। तो ओरिजिनल फिनोटाइप भी किसके द्वारा आ रही है, डोमिनेंट वन की जगह डोमिनेंट वन के द्वारा, जो कि हमारा अनमॉडिफाइड अलील है। तो डोमिनेंट अलील हमारा कौन सा हो गया, फंक्शनिंग अलील, विच इज आर अनमॉडिफाइड वन, दैट इज कैपिटल आर। एंड द मॉडिफाइड अलील इज जनरली द रिसेसिव अलील, और जो मॉडिफाइड अलील है जो स्मॉल आर है, रिसेसिव वन है, वो हमारा हो गया रिसेसिव अलील। इसकी वजह से कहता है हेंस इन द एग्जांपल अबव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। जो बेसिकली रिसेसिव जो ट्रेट दिखाया गया वो किस वजह से हुआ, देखा हमें, क्योंकि नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस हुआ था, या फिर बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, या फिर कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ था, इस वजह से जो है वो रिसेसिव अलील हमें मतलब रिसेसिव ट्रेट देखने को मिला। ये आपको समझ में आया। बेसिकली एक्सप्लेनेशन ये जो कॉन्सेप्ट का था मुझे इम्पोर्टेंट लगा। इस तरह से इसके ऊपर बेसिक कोई भी एमसीक्यू बन के आ सकता है, तो आपको बेसिक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब जो है हम लोग मूव करते हैं कोडोमिनेंस की तरफ। ठीक है, तो कोडोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को समझ ओके तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस की तरफ से बढ़ते हैं। बेसिकली कोडोमिनेंस का मीनिंग ये है कि हम लोगों ने कंप्लीट डोमिनेंस में पढ़ा कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर शोन होता है। तो कोडोमिनेंस में क्या है, कोडोमिनेंस में जो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है दोनों ही F1 जनरेशन में शो हो जाते हैं। Okay, the very first point, in this dominance, the F1 generation resembles both the traits or resemble both the parents. इस डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन है वो रिसेंबल करती है दोनों ट्रेट्स को या फिर दोनों बोथ द पेरेंट्स को इन दी F1 जनरेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन दी ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ये इसका बेहतर उससे आप समझ जाएंगे इस एग्जांपल को, तो इसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कोडोमिनेंस। तो द सेकंड पॉइंट इज एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। जो बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप्स हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं वो जीन आई के द्वारा, तो उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीएस हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। ओके, कहते हैं जो आरबीसीएस की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें शुगर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसके सरफेस से अटैच होते हैं। और इस तरह की जो शुगर होती है वो कंट्रोल किससे की जाती है, बाय द जीन। मतलब कि जो शुगर प्रेजेंट है आरबीसीएस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो जो है वो जीन आई के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो कंट्रोल करता है जीन, वो हमारा कौन सा है, जीन आई। तो जीन आई कंट्रोल करता है इनको। तो अब यहाँ पे बेसिकली जीन आई जो है इसके जो बेसिक पेयर्स हैं जो एलील्स हैं वो है तीन तरह के। फर्स्ट वन इज आई ए, another one is IB, and the third one is which is recessive one is I, that is small I. Okay, तो जीन IA and IB ये जो हमारे हैं डोमिनेंट है,
ये जो हमारा है वो रिसेसिव है। डोमिनेंट, ये वाले डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि ये शुगर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये जो हमारा क्या स्मॉल आई है वो प्रोड्यूस शुगर जो है प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं सपोज कि अगर मैं, ये तो होमोजाइगस कंडीशन हो गई, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन की मैं बात करूं तो होमोजाइगस जिस कंडीशन में जो पेयर्स, हमेशा फैक्टर्स जो है पेयर्स में होते हैं, तो पेयर्स 2 पेयर्स के उसमें होते हैं, तो ये दोनों अगर इकट्ठे होंगे तो आई भी फॉर्म करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा फिनोटाइपिक का वो कैसा होगा? AB मतलब कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो अगर दोनों इस तरह से आई भी शो करेंगे तो AB ब्लड ग्रुपिंग बनेगी। और अगर मैं हेटेरोजाइगट्स की बात करूं, हेटेरोजाइगट्स में अगर IA जो है आई के साथ, स्मॉल रिसेसिव आई के साथ डिपेंड होगा, तो इसमें जो है ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया, तो ब्लड ग्रुप कौन सा शो होगा? A वाला। सेम एज B के लिए भी होगा, अगर IB जो है वो I के साथ मैचअप करता है या, तो फिर उसमें क्या होगा कि जो IB है हमारा डोमिनेंट हो गया, ये हमारा रिसेसिव वन हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप शोन होगा वो कौन सा होगा? B ब्लड ग्रुप। इसका जो बेसिकली पेज नंबर 77 टेबल नंबर 5.2 पे आप देखें, ये वाला, अगर इसमें देखो अलील फ्रॉम द पेरेंट 1, जो पेरेंट 1 के द्वारा अलील लिया गया वो IA, पेरेंट जो अलील पेरेंट 2 से लिया गया वो IA, ये दोनों ही डोमिनेंट है, हम लोगों ने भी पढ़ा। तो जीनोटाइप जिस ऑफस्प्रिंग का होगा वो कैसा होगा? IA। और जो ब्लड टाइप होगा सॉरी, जो ब्लड टाइप होगा ऑफस्प्रिंग का वो कैसा होगा? A ब्लड ग्रुप। सेम एज अगर यहाँ पे ये भी डोमिनेंट है और B भी डोमिनेंट है, पेरेंट 1 का A और पेरेंट 2 से B, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बनेगा ऑफस्प्रिंग का वो कैसा बनेगा? IA-IB। तो ब्लड टाइप क्या हो गया? AB। अब यहाँ पे कोडोमिनेंस शो हो रही है, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल आ गया हमारे पास, IA और IB, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट में अगर देखें हम लोग थर्ड में IA और I हमें दिया हुआ है, IA जो पेरेंट 1 का और I विच इज रिसेसिव फ्रॉम द अनदर पेरेंट हमारा यहाँ पे आया, तो इसका जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? A ब्लड ग्रुप, ठीक है। और सपोज आई दोनों पेरेंट्स से आते हैं, तो यहाँ पे रिसेसिव है दोनों ही, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? O, ठीक है। ये आपको समझ आना चाहिए। और जो O हमारा है ये आपको पता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप है, और जो AB है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मैंने गलत बोल दिया, AB जो हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और O जो हमारा है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। और ये आप समझ गए होंगे। अब जो है कोडोमिनेंस का अनदर आपको ये एग्जांपल समझा देती हूँ। ओके, एक ये मल्टीपल जो मुझे लाइन लगी एनसीईआरटी में मेन इंपॉर्टेंट, मैंने उससे ये फर्स्ट मुझे लाइन लगी इंपॉर्टेंट बेसिकली, तो इसमें कहा गया मल्टीपल अलील्स कैन बी फाउंड व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। कहा गया कि जो मल्टीपल अलील्स, अगर हम लोग बात करें मल्टीपल अलील्स की, तो वो तभी मिलते हैं जब हम पॉपुलेशन स्टडीज़ की बात करें। अगर हम लोग सिर्फ 2 ट्रेड्स या दो ओनली अ पेयर ऑफ अलील की बात करें तो वो हमें मिलती है जब हम 1 या 2 ऑर्गेनिजम्स की बात करें। लेकिन जब हम पॉपुलेशन स्टडीज़ की बात करेंगे तो मल्टीपल अलील्स शो होते हैं, जैसे हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखा। ये हमारे मल्टीपल अलील्स शो हुए किसमें? पॉपुलेशन स्टडीज़ जब हम लोग पढ़ रहे हैं उस बारे में। तो बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप्स में बहुत से ऐसे ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, तो मल्टीपल अलील्स का एग्जाम्पल था जीन आई वाला हमारा। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। कहता है जो सिंगल जीन प्रोडक्ट है वो जो है एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसका जो बेसिक एग्जांपल है वो है स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, वन जीन। कहता है जो स्टार्च सिंथेसिस है पी सीड्स की, उसमें जो बेसिकली एक ही जीन से कंट्रोल किए जाते हैं बहुत सारे इफेक्ट्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो फर्स्ट जीन है वो है एक डोमिनेंट और ये रिसेसिव वन BB, एंड अलील्स जो यूज किए गए हैं ये हमारे B and B अलीलिक पेयर्स। ओके, तो अगर मैं इसमें बात करूँ F2 जनरेशन, बेसिकली मैंने F1 जनरेशन का यहाँ पे शो किया है। तो F2 जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, F2 जनरेशन में जो हमारी फिनोटाइपिक रेशियो आती है वो कैसी आती है? 1:2:1, सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो F2 जनरेशन में जो अगर मैं कैपिटल होमोजाइगस की बात करूं, तो होमोजाइगस में जो स्टार्च सिंथेसिस मुझे देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डोमिनेंट वन है हमारा। तो बेसिकली इसका आंसर ये है, डोमिनेंट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होके काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टार्च प्रोडक्शन है मुझे इफेक्टिव देखने को मिला, और इसके जो ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए वो लार्जली प्रोड्यूस हुए। और जो थर्ड, जो इस तरह के होमोजाइगस होंगे, होमोजाइगस ट्रेट्स होंगे, उनके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? राउंड सीड्स देखने को मिलते हैं।
तो मेरा बेसिक कहने का मतलब यही था कि जो ऊपर कहा गया कि जो सिंगल जीन प्रोडक्ट है वो मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, वो एक इफेक्ट से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहला इफेक्ट यहाँ पे था कि स्टार्च सिंथेसिस जो था वो इफेक्टिव था, फर्स्ट वन। द अनदर वन जो कि इफेक्ट दूसरा था कि वो स्टार्च के जो ग्रेन्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े प्रोड्यूस हुए, द सेकेंड इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट इज राउंड सीड्स, जो सीड्स प्रोड्यूस हुए वो राउंड सीड्स प्रोड्यूस हुए, ये थर्ड इफेक्ट था हमारा। तो मतलब कि एक सिंगल जीन जो है वो बहुत से ऐसे इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। ये आपको समझ में आया? इसका एक एग्जांपल आपको और समझाती हूँ। जैसे हम लोगों ने पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कि सिर्फ टॉल कैरेक्टर शो हो रहा था। टॉल कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ टॉल, अगर जीन में टॉल कैरेक्टर गिवन है तो वो जो टॉल कैरेक्टर है सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड है, कलर के ऊपर डिपेंड नहीं है, या फिर उसकी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टार्च सिंथेसिस स्पीसीज में पढ़े, यहाँ पे हमारे पास होमोजाइगस था, एक हेटेरोजाइगस गिवन था। फिर हमने अलील्स में जब F2 जनरेशन प्रोड्यूस करवाई अलील्स की हेल्प से, तो हमारे पास जो होमोजाइगस आया, होमोजाइगस की वजह से हमें जो फर्स्ट इफेक्ट देखने को मिला वो मिला कि जो स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली प्रोड्यूस हुए, दूसरा कि जो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए, तीसरा कि जो राउंड सीड्स प्रोड्यूस हो गए। मतलब एक जीन की वजह से हमें कितने इफेक्ट्स देखने को मिले? 3। ठीक है। अगर हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें तो होमोजाइगस की जो फर्स्ट इफेक्ट था कि वो लेसर एफिशिएंसी थी स्टार्च की, मतलब जो स्टार्च प्रोडक्शन हुई बहुत कम हुई होमोजाइगस में, रिसेसिव है क्योंकि वो। और सेकंड जो स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए, बहुत कम जो स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए। और थर्ड की जो इसके जो सीड्स थे वो रिंकल्ड सीड्स थे। कैसे थे? रिंकल्ड सीड्स। ये भी 3 इफेक्ट शो कर रहा है। तो एक सिंगल जीन से जो, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि एक सिंगल जीन जो है वो बहुत, मतलब एक इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ये उसका एग्जाम्पल है। अगर हम लोग हाइट के कैरेक्टर के बारे में देखें तो उसमें था कि सिर्फ और सिर्फ एक जो जीन है वो एक ही कैरेक्टर शो कर रहा था, एक ही इफेक्ट शो कर रहा था, वो क्या था? हाइट का। अब यहाँ पे हम लोग हेटेरोजाइगोट की बात करें तो हेटेरोजाइगोट में इंटरमीडिएट प्रोडक्शन हैपेंस। मतलब कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन का मतलब यही है कि होमोजाइगस से कम और होमोजाइगस रिसेसिव से ज्यादा। होमोजाइगस डोमिनेंट से कम स्टार्च सिंथेसिस, होमोजाइगस रिसेसिव से ज्यादा जो थी प्रोडक्शन थी वो स्टार्च सिंथेसिस की वो ज्यादा थी। और लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, जो स्टार्च ग्रेन का बेसिकली जो साइज था वो इनसे कम था और इससे ज्यादा था। और जो राउंड सीड्स और जो सीड्स प्रोड्यूस हुए, क्योंकि यहाँ पे जो बी है, जो हेटेरोजाइगोट कंडीशन दी हुई है, बी क्योंकि हमारा डोमिनेंट है, तो जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? राउंड सीड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो इसका बेसिक यही था। और अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझेंगे, उन लॉस के बारे में समझेंगे जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में दिए। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो हाउ इज इट, किस तरह की थी वीडियो, आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। एंड और टिल देन stay happy, study hard and become a fantastic doctor in your life, and thank you so much. और हाँ, please don't forget to comment कि किस तरह की थी वीडियो, and if you like the video hit the like button there, and for the newcomers hit the subscribe button also.